जय हिंद, जय श्री कृष्ण माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी के अपने चैनल कान्हा जी श्री का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, और ये चैप्टर नंबर 3 आपका एनसीईआरटी बुक का। तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए, कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, और आज जो कुछ बताने वाला हूँ सबको बहुत ध्यान से सुनना है, और जो भी क्वेश्चन करवाऊँगा बहुत ध्यान से उनको करना है। ठीक है, ये पार्ट 1 है। इसके बाद धीरे धीरे इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखो मैंने ये चैप्टर क्यों स्टार्ट किया। पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया, फिर उसके एप्लीकेशंस का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 वो पढ़ाया। अब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया है, इसके पीछे थोड़ा सा रीजन जान लो। ठीक है, देखो चैप्टर नंबर 3 का थोड़ा सा सिलेबस देख लो कि कितना रिड्यूस हुआ है इसका सिलेबस। और एक बात बता दूं मैं, ये अलजेब्रा के अंदर आता है। ये चैप्टर जो है किसके अंदर आता है? अलजेब्रा के अंदर। ठीक है, और आपकी अलजेब्रा से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि देखा जाए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो अलजेब्रा से पूछे जाएंगे। इसलिए अलजेब्रा जो चैप्टर है या अलजेब्रा जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अलजेब्रा की स्टार्टिंग होती है पॉलिनोमियल से, उसके बाद फिर आता है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। ठीक है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद चैप्टर नंबर 5 आता है। ठीक, एपी। तो सबसे जो मुझे लगता है कि मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, सबसे ज़्यादा जो कठिन चैप्टर लगता है, ठीक है, ये 2-3-4 चैप्टर्स में वो सबसे ज़्यादा कठिन लगता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि इसकी जो नंबर प्रॉब्लम होती हैं, प्रॉब्लम जो आती हैं इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए, वो बहुत ही उलझी हुई होती हैं। ठीक है, उनको सुलझाना बड़ा कठिन हो जाता है, वहाँ समझ पाना बड़ा कठिन होता है कि कैसे इक्वेशन बनाएं और उसको कैसे सॉल्व करें। और सॉल्व करना मतलब इतना कठिन नहीं होता जितना कठिन उसके इक्वेशन को बनाना होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने चैप्टर को स्टार्ट किया। और देख लेना ये कम से कम 5 से 6 दिन, यानी 5 to 6 डेज ले लेगा। ठीक है, आराम से। अब थोड़ा सा इस चैप्टर के जो रेड्यूस सिलेबस है उसको देख लो, ताकि आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिले कि कितना आपको हट गया है, उतना आपको पढ़ना नहीं है। ठीक, इस चीज़ को आप अपनी बुक में मार्क भी कर लेना। आप अपनी बुक में चैप्टर पेज नंबर 39 ओपन कर लीजिए, 39 to 46, और उसके बाद 57 to 69। ठीक है, पहला पॉइंट है 3.2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। ये आपको मतलब नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो उसमें टॉपिक डाला है ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, वो आपको नहीं पढ़ना जी। ठीक है, उसके बाद 3.3 है ग्राफिकली मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। 3.4.3 है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसके बाद 3.5 है आपका टॉपिक इक्वेशन रेड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक, तो ये आपके चैप्टर नंबर 3 का रेड्यूस वाला सिलेबस है। अब लेकिन सुनो ध्यान से, इतना तो उन्होंने दे दिया एनसीईआरटी वालों ने, लेकिन उनसे ये पूछो भाई, अगर ये इतना बच्चा पढ़ेगा नहीं, इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें भी हटा दें, अगर वो पढ़ेगा नहीं तो फिर वो सीखेगा क्या? एग्जाम्पल फॉर, अगर वो यही नहीं पढ़ेगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होता क्या है, तो वो इतने आगे के जो टॉपिक्स हैं वो कैसे पढ़ पाएगा भाई, ये बताइए। ठीक है, ग्राफिकली मेथड नहीं पढ़ेगा, बहुत अच्छी बात ही, हटा दिया, बहुत पकाऊ मतलब टॉपिक था, बहुत अच्छी बात। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बहुत मतलब थोड़ा सा ऊटपटांग सा था, मतलब कठिन था ही, तो ये भी हटा दी, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इक्वेशन रेड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे क्या होती है, इक्वेशन होती है थोड़ी सी कठिन में, और उनको सॉल्व करना होता है सही तरीके से। ठीक है, जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे तो वहाँ पर इसी तरह की इक्वेशन बनेंगी जो यहाँ पे सीखोगे आप। अब आपने ये नहीं सीखा मान लीजिए, ठीक है, तो फिर आपके सामने जब प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगी तो मान के चलिए अगर आपने इक्वेशन बना भी ली तो आप सॉल्व कैसे करोगे, क्योंकि आपने सीखा ही नहीं सॉल्व करना। तो इसलिए ये टॉपिक भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसलिए मैं 3.2 और 3.5 भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, इसके साथ साथ ये आप नोट कर लो, और ये आपका रेड्यूस वाला टॉपिक है। और आप ध्यान रखना अलजेब्रा कितने नंबर का? 20 मार्क्स का आता है आपके सिलेबस में। अब समझो अपना टॉपिक जो हमारा है, क्या टॉपिक है हमारा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। एक बार मैं डाल देता हूँ, पेयर ऑफ, अपनी कॉपी में भी डाल लीजिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, टू वेरिएबल्स। चलो एक एक चीज़ को समझते हैं। इसमें जो नाम है ना चैप्टर की, वही बहुत कुछ कह रहा है। क्या क्या कह रहा है भाई? पहली बात तो पेयर क्या होता है? पेयर मतलब जोड़ा, है ना, यानी कोई दो लोगों का जोड़ा। तो दो लोग कौन कौन से होंगे भाई? वेरिएबल्स होंगे दो। ठीक है, उन्हीं का ये पेयर हो रहा है। चलो इसकी बात तो ठीक है। लीनियर इक्वेशन यहाँ मैं लिखना भूल गया, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन
अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो पहले क्वेश्चन आता है कि इक्वेशन क्या होता है ना, इक्वेशन क्या होता है। और इक्वेशन को मैं बताने चलूँगा तो फिर एक क्वेश्चन आएगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो मैं शुरुआत से सब कुछ बताता हूँ। देखो, जैसे कि कोई वेरिएबल है, वेरिएबल, अब वेरिएबल क्या होता है, कोई भी अल्फ़ाबेट हो, ठीक है, उसे हम वेरिएबल कहते हैं जिसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। अल्फ़ाबेट हो, अल्फ़ाबेट, उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। फिर एक होता है कांस्टेंट, जैसे कि 1 2 3 कोई भी नेचुरल नंबर या कोई भी नंबर, ठीक, होल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर, ठीक है ना, एनी रियल नंबर। तो वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है जिसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। तो दो चीज़ें होती है, वेरिएबल और कांस्टेंट, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, अल्फ़ाबेट ABCD A to Z तक के जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं। कांस्टेंट क्या हुआ, कोई भी रियल नंबर, ठीक है। जब ये कांस्टेंट और वेरिएबल्स आपस में इनका प्रोडक्ट होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल्स का प्रोडक्ट होता है, तब उसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर, जैसे कि 2 कांस्टेंट है और मैंने इसके साथ x ले लिया, तो कितना हो गया, 2x हो गया। तो क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये क्या है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब अगली बात कर लेते भाई, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म के अकॉर्डिंग जो होता है पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल बनता है। जब मैं पॉलिनोमियल पढ़ाऊंगा तब मैं वहाँ पे बता दूंगा। अभी हम बात करने वाले डिग्री के अकॉर्डिंग, ठीक, किसके अकॉर्डिंग बात करने वाले हैं, डिग्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब डिग्री क्या होता है पहले ये देख लो थोड़ा सा। जैसे कि मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, 3x + 4y², हाँ चलो ठीक है, 3x + 4y² + 6x/5 प्लस, यहाँ चलो 2 कर दो x³ + 7x³, ठीक है। ऐसा कुछ हमने लिख दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि इसकी डिग्री क्या है, तो डिग्री होती है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की सबसे हाईएस्ट पावर, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे पावर कितनी थी, 1 थी। यहाँ पे पावर कितनी थी, 2 थी। यहाँ पे जो पावर है वो 5 और 2 7 है, ठीक है। यहाँ पे पावर है 3। तो देखा जाए तो हाईएस्ट पावर जो है, हाईएस्ट पावर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल 7। इसीलिए इसकी जो डिग्री होगी वो भी कितनी होगी, 7 होगी। ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हो गई बात डिग्री की। अब डिग्री के अकॉर्डिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3 टाइप के होते हैं, अकॉर्डिंग टू डिग्री सब लिखते चलिए आप, अकॉर्डिंग टू डिग्री अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर 3 टाइप्स। अच्छा, एक बात और मैं बताना भूल गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पहले इक्वेशन पहले मैं बता दूं क्या होता है। इक्वेशन क्या होता है, देखिए मैंने कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया, ए मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और उसके इक्वल में भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रख दिया, तो भाई इक्वल साइन आया तो इक्वल से बना इक्वेशन। इक्वल से क्या बना भाई, इक्वेशन, ठीक है। तो इसे इक्वेशन कैसे कहते हैं, जिसके दोनों साइड में क्या होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि मैंने लिखा 2x + 5 = 0। तो ध्यान रखना, ये 0 भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है, 0 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब कैसे है, तो ये आपको क्लास 9th में आप पढ़ चुके हो, ठीक है। अगर आपको फिर भी नहीं पता तो आप किसी क्लास 9th में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टॉपिक था तो आप वहाँ से कन्फर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये भी क्या है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो दोनों साइड में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बल्कि इक्वेशन लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, इक्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री इक्वेशन आर 3 टाइप्स, ठीक है। 3 टाइप्स कौन कौन सी,
पहला होता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसकी डिग्री होती है 1, ठीक है। फिर होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री होती है 2। इसके बाद होता है क्यूबिक इक्वेशन जिसकी डिग्री होती है 3, ठीक है। और जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन, यानी जिसकी डिग्री होगी 1, यानी जिसकी हाईएस्ट पावर जो होगी वो 1 होगी। तो देख लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 2x + 5y = 1। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, यानी हाईएस्ट जो पावर है, हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 1 है, यानी डिग्री भी कितनी है? 1 है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन कहेंगे। आपने क्लास 9th में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल मतलब कोई एक वेरिएबल होगा, चाहे x हो, y हो, कोई z हो, कोई t, s, कुछ भी। लेकिन अब जो हमारा चैप्टर है इसमें 2 वेरिएबल होंगे। x y हो सकता है, s t हो सकता है, u भी हो सकता है, a भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब 2 वेरिएबल होने वाले हैं, ठीक। तो ये हमारा टॉपिक है। अब आपको कुछ बातें याद रखनी है कि जैसे लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल हैं, ठीक। कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल्स हैं। तो 2 वेरिएबल्स की वजह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो x और y की वैल्यू के लिए हमें मिनिमम कम से कम हमें 2 इक्वेशन चाहिए, जिसकी वजह से हम, जिसकी सहायता से या जिसकी हेल्प से हम 2 वेरिएबल्स का वैल्यू निकाल सके। मान के चलिए जैसे 2x + 5y = 1 दिया है। अब किसी ने आपसे पूछता है कि x और y की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो भाई हम अकेले इसके हेल्प से हम x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसके लिए हमें एक और इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसके थ्रू हम x और y की वैल्यू निकाल सकें, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए अगर उनकी हमें वैल्यू चाहिए वेरिएबल्स की, तो हमें 2 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तभी हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अब आता है क्वेश्चन के आखिर इनको सॉल्व कैसे करना है। मान के चलिए एक और हमने इक्वेशन लिख दिया 3x + 8y = 5। ये एक और इक्वेशन होगी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब क्वेश्चन आता है कि सर इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो इसके 4 मेथड आपकी बुक में दिए गए थे, 4 मेथड। पहला था ग्राफिकली मेथड जो कि अब हट चुका है, अब उसको नहीं पढ़ना है आपको, तो अब उसकी हम बात नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे बचे हुए 3 मेथड, और उसमें से भी लास्ट में जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था वो भी हट गया, यानी अब बचे सिर्फ 2 मेथड। पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को कवर करने वाले हैं, ओके। तो चलिए, अच्छा एक बात और बताना भूल गया, उसको भी और मैं बता दूं, फिर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ बढ़ेंगे। क्या? देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखने वाले किसी इक्वेशन का, ठीक है, लीनियर इक्वेशन का, ओके। तो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + by + c = 0। ध्यान रखना, ये होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है देख लिया आपने, ये होता है ax + by + c = 0। अब मैंने कहा था कि सॉल्व करने के लिए मिनिमम आपको 2 इक्वेशन चाहिए। तो जैसे मान के चलिए एक इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0, एक है a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। तो ये आपकी 2 इक्वेशन हो गई, ठीक है। ध्यान रखना, ये क्या हो गई? 2 इक्वेशन हो गई। अच्छा अब सुनो ध्यान से, ये जो 2 इक्वेशन या ये जो इक्वेशन होती है किसको रिप्रेजेंट करती है? आप जानते हैं ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ग्राफ पर ये वाली जो इक्वेशन होती है एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अगर यहाँ पे मैंने 2 इक्वेशन लिख दी, इसका मतलब है कि ये 2 लाइन को रिप्रेजेंट करने वाली है। पहली
और ये दूसरी लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। तो हमें थोड़ा बहुत तो जानना ही होगा। तो ध्यान रखना कि जब लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे तो 3 कंडीशन बनने वाली हैं। कौन कौन सी? हो सकता है कि जो लाइन बने ग्राफ पर वो क्रॉस करे एक दूसरे को, या हो सकता है कि वो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो, या फिर एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो। ठीक है, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ही हो। मैं दूसरे रंग से करके दिखा देता हूँ। मान चलिए एक और लाइन ये वाली है जो इसी के ऊपर है। ठीक है, इस तरह से। तो ये कैसी लाइन हो गई? ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, इंटरसेक्टिंग। ये कैसी लाइन हो गई? पैरेलल हो गई। और ये हो गई कोइंसिडेंट, यानी एक दूसरे के ऊपर ही लाइन है। ठीक है, लाई कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। ओके, और जब ये कंडीशन आती हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग है, कौन सी लाइन पैरेलल है, कौन सी लाइन कोइंसिडेंट है, यानी कि दूसरे के ऊपर ही है। तो इसके लिए ध्यान रखना कि आपको याद रखना होगा कुछ बातें। क्या? इसी में देखो, यहीं पे मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल किए दे रहा हूँ और मैंने इसको साइड में लगा दिया। यहीं पे देखो कि अगर हम इसमें A1 और A2 देखें और A1 और A2 का कराएं डिवाइड, और फिर हम B1 B2 का करवाएं डिवाइड, और अगर वो दोनों एक दूसरे के इक्वल ना हो, A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2, तो देन तो होगा क्या? जो लाइन होगी वो इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक, क्या करेंगी? वो इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगी एट वंस पॉइंट, या एट वन पॉइंट, एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। और जितनी बार कोई लाइन किसी दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है, उसके पॉइंट को टच करती है, उतने ही सॉल्यूशन उस इक्वेशन के होते हैं। यानी कि अगर ये दो लाइनें की इंटरसेक्टिंग लाइन बनाती हैं और केवल वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसका केवल और केवल एक सॉल्यूशन होगा। इसलिए इसका कितना सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। ध्यान रखना इस चीज को। जब ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वन पॉइंट पे, और वो पता क्या चलेगा? हमें इस तरह से पता चलेगा। ठीक है, तो उसके केवल और केवल एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और आगे देखो, अगर A1 A2 इक्वल हो जाए B1 B2 के, और फिर इक्वल हो जाए C1/C2 के, तो वो लाइन जो होंगी वो क्या करने वाली हैं? अगर ये सारे इक्वल हो जाएं तो वो कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट होंगी। कैसी होंगी? यानी एक दूसरे के ऊपर ही लाई करेंगे लाइन। अब जब एक दूसरे के ऊपर लाइन लाई कर रही है, ये रही एक लाइन। ठीक है, तो इस पे जाने कितने सारे पॉइंट्स होंगे? कोई गिनती है उन पॉइंट्स की? नहीं है। और उसी के ऊपर एक और लाइन भी लाई कर रही है। तो यहाँ पर फिर क्या होगा? जितने पॉइंट पर कोई लाइन टच करती है उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं। अब यहाँ तो पॉइंट इनफाइनाइट हैं और इनफाइनाइट पॉइंट पे वो टच कर रही है। इसका मतलब हुआ कि उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ध्यान रखना, कैसे सॉल्यूशन होने वाले हैं? इनफाइनाइट। थर्ड पॉइंट देखो, अगर A1 A2 इक्वल हो B1 B2 के, B1/B2 के, इज नॉट इक्वल हो C1/C2 के, मतलब A1/A2 B1/B2 के इक्वल तो हो, लेकिन C1/C2 के इक्वल ना हो, तब बनती है लाइन पैरेलल। कैसी लाइन बनती है? पैरेलल लाइन। और हम जानते हैं कि पैरेलल लाइन एक दूसरे को टच ही नहीं करती हैं, यानी कोई भी एक पॉइंट पे वो टच नहीं करेंगे, इसलिए नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता इसका। नो सॉल्यूशन यानी हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, हम किसी भी लाइन को, मतलब उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं जिस इक्वेशन की वजह से लाइन पैरेलल बने। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब क्वेश्चन आता है कि हम इसको तो सॉल्व ही नहीं कर सकते, मतलब जो मैंने दो मेथड बताए थे, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, उनके जरिए इस तरह की इक्वेशन, जो इस तरह का क्राइटेरिया बनाएं, ठीक, जो पैरेलल लाइन का इक्वेशन दे रही हों, ठीक है, तो वो तो कभी सॉल्व ही नहीं होंगी। और ऐसी इक्वेशन जो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन दें, तो हम उनके कब तक सॉल्यूशन निकालेंगे भाई?
एक निकाल सकते हो, दो निकाल सकते हो, कितना निकालोगे। इसलिए ऐसी लाइन को भी हम सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसी इक्वेशन को भी हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो फिर हम सॉल्व करेंगे ऐसी इक्वेशन को जिसकी a1 और अपॉन a2 इज नॉट इक्वल होगा v1 अपॉन v2 के, यानी जिसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। हम उन सॉल्यूशन वाली इक्वेशन को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी जो पहली कंडीशन है हम केवल उनको सॉल्व करेंगे, इन कंडीशन के इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ समझी। और ये जो मेथड मैंने बताए थे वो इस यूनिक सॉल्यूशन वाली इक्वेशंस के लिए ही हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखते हैं। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके जरिए हम कोई भी इक्वेशन जो हमको दे रखी हो हम उसको सॉल्व करेंगे। कोई भी इक्वेशन हो उसको क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। इसमें करते क्या हैं, इसमें हम इस इक्वेशन को किसी भी एक इक्वेशन को x के इक्वल या फिर y के इक्वल रखते हैं और फिर जो वैल्यू मैंने रखी उसको दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करा देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। कैसे, एक एग्जांपल से समझिए। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने 2x + 3y = 1 ले लिया। एक दूसरा इक्वेशन 3x + 4y = 2 ले लिया। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं x के इक्वल रख रहा हूँ, ठीक है। कैसे रखूँगा, तो देखो सबसे पहले 3y को मैं ट्रांसफ़र करूँगा 1 की साइड में, तो 2x इक्वल हो जाएगा 1 - 3y। फिर क्या होगा, फिर मैं इस x को सिंगल रखूँगा और इस 2 को भी ख़त्म कर दूँगा। तो 2 कहाँ जाएगा, इस अपॉन में जाएगा। तो x इक्वल रहेगा 1 - 3y और अपॉन में पहुँच गया 2। तो अब मैंने यहाँ किया क्या कि मैंने सारी वैल्यू को एक तरफ कर दिया और एक साइड सिर्फ मैंने x रखा है। सारी वैल्यू को मैंने एक साइड कर दिया और मैंने एक तरफ सिर्फ और सिर्फ क्या रखा है, x रखा है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं देखो इस इक्वेशन में जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसमें मैं x के प्लेस पर ये वाली वैल्यू रखूँगा। तो जहाँ x था वहाँ पे मैं 1 - 3y अपॉन में 2 रख दिया और प्लस में 4y और इक्वल में कितना है, 2 है। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। तो देखो यहाँ से देखो ध्यान से, अब क्या होने वाला है, ये जो 3 है 3 मल्टीप्लाई में किसके, इस पूरे के में। तो पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जा 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 हो गया 9y। इसके पूरे का अपॉन में 2 है, यहाँ 4y है और इक्वल में है 2। इस 4y के अपॉन में कुछ नहीं तो मैंने 1 लेट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम लेंगे। तो भाई एलसीएम लेने का मतलब होता है कि यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई कराऊंगा और यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई कराऊंगा ताकि नीचे 2 और 2 हो जाए, सेम हो जाए। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, 3 - 9y + 4 2 जा 8y। अब पूरे का अपॉन में कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। अब भाई ये भी सेम था, ये भी सेम था, तो मैंने सिंगल टाइम्स लिख दिया। इक्वल में कितना है, 2। अब यहाँ पे ये भी y का पोर्शन है और ये भी y का पोर्शन है, यानी इसके साथ भी y इसके साथ भी, तो हम इसको कर सकते हैं सॉल्व। ध्यान रखना सेम वेरिएबल वाले नंबर को ही हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके साथ 8y और इसके साथ -9y, तो 8 में से -9 जाएगा या -9 से +8 होगा तो आंसर बचेगा 1। कितना बचेगा, 1, वो भी माइनस का। तो हम यहाँ -1 नहीं बल्कि -y लिखेंगे, ठीक है। देखो -9y था प्लस का 8y था, माइनस और प्लस होता है माइनस, तो 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, क्योंकि 9 बड़ा है इसलिए माइनस का बचेगा और इनटू में क्या बचेगा, y का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो y ही रहेगा और माइनस का y, तो इसलिए मैंने माइनस का y लिख दिया। और पूरे का अपॉन में जो 2 था वो 2 इधर डिवाइड में था तो इधर किस में हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया। इक्वल में कितना होगा, 2 2 जा 4। अब यहाँ देखो अगले पेज पे, तो 3 - के y इक्वल कितना है, 4। अब मैं y को इधर ट्रांसफ़र करूँगा और 4 को मैं इधर ट्रांसफ़र करूँगा। तो 4 उधर माइनस का था इधर प्लस का हो गया, सॉरी उधर प्लस का था इधर माइनस का हो गया, y इधर माइनस का था उधर प्लस का हो गया। तो 3 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, -1 बचेगा। तो y की वैल्यू आ गई कितनी, -1। अब जो भी शुरुआत में इक्वेशन दे रखी थी उसमें से किसी में भी वैल्यू रख दो
y की और x की आ जाएगी। तो 2x प्लस 3 इधर माइनस का 1 रखेंगे y के प्लेस पर इक्वल में 1। तो 2x 3 बन जाए कितना हुआ 3, 3 बन जाए कितना हुआ 3। तो माइनस का 3 हुआ और इक्वल में है 1। ये माइनस का 3 उस साइड जाएगा तो किसका बन जाएगा प्लस का। तो 2x 1 प्लस 3 यानी कि कितना हो गया 4 हो गया। इस 2 से इस 2 को काट दो, 2 2 जा हो गया 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। कितनी आ गई 2। अच्छा अभी इधर थोड़ा सा स्टेप नहीं समझ में आया होगा, मैंने ज़्यादा डायरेक्ट कर दिया। देखो यहाँ पे देखो इधर 2x इक्वल में कितना था 4 था। तो हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम 4 के अपॉन में ले जाएंगे किसको 2 को। तो 2 बन जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा होगा 4। तो x की वैल्यू आ गई 2। इस तरह से x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी थी माइनस का 1। तो ऐसे सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए। ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं नहीं चाहता कि 30 मिनट से ज़्यादा का ये वीडियो हो जाए, क्योंकि एडिटिंग वगैरह करने में और अपलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ। ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल के तौर पर समझा दिया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है। मैंने क्वेश्चन लगा रखे थे बट मुझे लगता है अब कर नहीं पाएंगे, काफ़ी हो गया। तो इतने सारे क्वेश्चन हैं तो ये हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है। छोटे छोटे वीडियो पर से पढ़ते रहिए, आपको भी आसानी होगी तो आप आराम से पढ़ सकते हो। बाकी मैंने ये आपके सामने रख दिया है। और बाकी मैं आपको बता दूं इसकी PDF फाइल मैं ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर डाल चुका हूं। तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, कान्हा जी हिस्ट्री क्लासेस सर्च करना, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल। वहां पे मैंने इसकी PDF फाइल ऑलरेडी डाल दी है। तो वहाँ से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। उसके बाद नहीं आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।